हेलो स्टूडेंट, आपका ये सेकंड पार्ट है मशीनिस्ट का। बट ये जो है आपका मशीनिस्ट, टर्नर, फिटर तीनों के लिए ही एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार होगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिनोटेड बाई वी इन द फार्मूला। इसमें वी क्या शो करता है, वी इजिकल टू पाई डी एन बटे 1000। ये काय का फार्मूला है, कटिंग स्पीड का है। तो कटिंग स्पीड आप जानते हैं कि इसमें 1000 होता है तो वहाँ पर मीटर प्रति मिनट आता है। अगर यही कटिंग स्पीड में पाई डी एन बटे यहाँ पर 12 होता तो इसको फुट प्रति मिनट बोलते। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, सी वाला आंसर हुआ, पहले का सी। कटिंग स्पीड इन एम, यानी कि कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द टर्मिड एज द पेरिफेरल स्पीड ऑफ द ड्रिल। पेरिफेरल स्पीड मतलब कोई कट में लगाते हैं, गहराई में लगाते हैं, तो उससे रिलेशन है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 का है आपका, डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड। तो क्या आएगा, पेरिफेरल स्पीड में क्या आएगा, उसकी कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड उसकी आएगी। तो दूसरे का इसका सी आंसर सही है। तीसरे का चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ आरपीएम यूज्ड इन ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में जो आरपीएम वो क्या शो करता है, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, रेवोल्यूशन होता है। तो पहला इसमें दिखा रहा क्या, रेवोल्यूशन पर माइल, रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इसमें इसका आएगा तीसरा, रेवोल्यूशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, इसे आरपीएम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिस्टेंस ए ड्रिल एडवांस इन वन रोटेशन वाइल ड्रिलिंग। तो इसमें क्या आएगा, फीड है, डेप्थ ऑफ कट है, कटिंग स्पीड है, कटिंग लेंथ है। तो कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस ए ड्रिल एडवांसेस इन वन रोटेशन वाइल ड्रिलिंग। जब ड्रिल घूम रहा होता है तो उसमें क्या है, पहले हम उसको फीड देनी पड़ती है, उसके हिसाब से हम चलाते हैं उसको। तो इसका ए आएगा, चौथे का ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, हाउ टू एक्सप्रेस फीड इन ड्रिलिंग। यानी ड्रिल की जो फीड है वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मीटर रेवोल्यूशन करते हैं या मीटर पर मिनट करते हैं, मीटर रेवोल्यूशन करते हैं। तो किस में करते हैं, मीटर प्रति रेवोल्यूशन। तो इसका सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिनोटेड बाय द डी इन द फार्मूला, बी इजिकल टू पाई डी एन बटे 1000 मीटर प्रति मिनट। क्या शो कर रहा है इसमें, ए डायमीटर ऑफ ड्रिल, लेंथ ऑफ द ड्रिल, डायमीटर ऑफ वर्क। तो डायमीटर ऑफ स्पंडल क्या शो कर रहा है इसमें, तो इसमें शो कर रहा है कि डायमीटर ऑफ ड्रिल, डी जो होता है वो डायमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए इसमें आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है, वर्नियर कैलिपर का क्या काम होता है, उसके द्वारा आंतरिक, बाहरी, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई सभी हम चेक कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। लेकिन कह रहा है कि व्हाट इज ए वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का है, तो एंगुलर मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो वर्नियर कैलिपर है वो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन मतलब होता है परिशुद्ध, परिशुद्ध बहुत शुद्धता में नापने वाले यंत्र को हम प्रिसीजन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो 7 का हुआ सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज एन इंटीग्रेट पार्ट ऑफ द बीम ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में बीम में वो क्या होता है, फिक्जा होता है, डेप्थ बार होता है, थंब बार, लीवर होता है कि वर्नियर स्लाइड होता है। तो इंटीग्रेट पार्ट जो होता है बीम में वो क्या होता है, उसमें फिक्जा होता है, जो फिक्स रहता है, जो खड़ा होता है ये आपका बीम, वो आपका फिक्स रहता है, वो आपका दाएं में रिमूव नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रेजुएशन ऑन द बीम ऑफ द वर्नियर कैलिपर। जो उसमें ग्रेजुएशन होती है बीम वर्नियर कैलिपर में वो क्या कहलाती है। तो 9 का क्या आएगा, बैरल डिवीजन, थंबल डिवीजन, मैल स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आप जानते हैं कि जो आपका ग्रेजुएशन होता है उसमें वो मैन डिवीजन होते हैं, तो उसका आएगा सी, मैन स्केल डिवीजन। वो जो आपका बीम होता है खड़ा, उसमें आपके सारे के निशान बने होते हैं, वो मैन स्केल होता है। एक बर्नियर स्केल होता है जिसमें हम उसको पंचे स्लाइड करते हैं, उसको बर्नियर स्केल होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच डिस्टेंस इज मूव्ड बाय द। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच डिस्टेंस इज मूव्ड बाय द स्पेंडल ऑफ माइक्रोमीटर इज वन रोटेशन। एक चक्कर में माइक्रोमीटर कितना घूमता है, 0.5, 0.75, 1 mm, 1.5। तो माइक्रोमीटर जो है एक चक्कर में 0.5 घूमता था, आधा mm घूमता है। 2 चक्कर लगाएगा तो वो पूरा 1 mm घूमेगा। ठीक है, क्यों घूमता है, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इसकी जो पिच होती है माइक्रोमीटर के अंदर, माइक्रोमीटर पिच होती है 0.5 की पिच होती है, उसमें 0.5 की चूड़ियाँ कटी होती हैं, तो इसलिए वो एक चक्कर में जो है 0.5 घूमता है। 10 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द लिस्ट अकाउंट ऑफ द मैट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर। मैट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट अकाउंट कितनी होती है, कितनी होगी, केवल 10 माइक्रोन होती है। ठीक है, ध्यान दें, माइक्रोमीटर आपका इनसाइड हो कि आउटसाइड हो, डेप्थ माइक्रोमीटर हो, सबकी लिस्ट अकाउंट जो है 10 माइक्रोन ही होती है, अर्थात 0.01 mm होती है। इस बात का आप जो है ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 12,
व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स, इस मार्क एक्स में जो एक्स पार्ट है वो क्या दिखा रखा, तो 12 का क्या दिखा रखा है इसमें, देखते हैं क्या रहेगा। ये दिखा रखा है, ये पूरा ऊपर ये कॉलम टाइप का है ये, तो इसमें देखते हैं क्या है, ये कॉलम है, स्पंडल है, ओवरहेड शाफ्ट है, टेबल है, एलिवेशन जो है क्लैंप है। तो इसमें क्या है, ये इसका ये पूरा हिस्सा जो दिखा रखा है ये कॉलम वाला हिस्सा होता है, तो इसका ए सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज़ द ड्रिलिंग मशीन स्पंडल हेड इज फिक्स्ड इन रेडियल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो होती है उसमें स्पंडल हेड इज फिक्स इन रेडियल ड्रिलिंग मशीन, उसमें देखा होगा लंबाई में एक जो है रेडियल फिट होती है, उसे रेडियल आर्म बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि ये इसका आंसर क्या आएगा, तो देखते हैं बेस है, कॉलम है, रेडियल आर्म है, तो लंबाई में जो होती है उसे रेडियल आर्म बोलते हैं, वो उससे हम पकड़ के दाएँ बाएँ घुमा सकते हैं। रेडियल माने एक चाप के रूप में वो घूम सकता है, तो इसलिए उसको रेडियल आर्म बोला जाता है, तो इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, इसमें दिखा रखे हैं ऑपरेशन हो रहे हैं इसमें कई, ये काउंटर सिंक आपका ड्रिल लगा हुआ है, इसमें पेच लगा हुआ है, और तीसरे वाले में आप देख रहे हैं ये अलग इसमें दिखा रखा है, इसमें पेच दिखा रखा है, इसमें ये काउंटर लगाने के लिए आपका जो है काउंटर ड्रिल है ये। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें पूछ रहा है रीमिंग है, स्पॉट फेसिंग है, काउंटर बोरिंग है, तो काउंटर सिंकिंग है। तो जब किसी होल को किए गए ड्रिल के होल को जब हम थोड़ा तिरछा करते हैं, ठीक है, तिरछा हो जाता है, तो उसे हम काउंटर सिंक बोलते हैं। तो इसमें जो आंसर है वो 14 का आपका कौन सा है, डी होगा, काउंटर सिंक। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स, इसमें पार्ट एक्स क्या दिखा रखा, ये आपकी लंबाई में देख रहे हैं आर्म वाला हिस्सा है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं क्या क्या है, पहला है बेस, कॉलम, रेडियल आर्म, स्पेंडल, हेड। तो 15 का क्या आएगा इसमें, ये आपका रेडियल आर्म है, लंबाई वाली है ये देख रहे हैं, ये आर्म है, लंबाई में होती है, इसको पकड़ के हम इधर लेफ्ट और इसको राइट हम चला सकते हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है, तो इसे रेडियल हम आर्म बोलते हैं। तो 15 का कौन सा सवाल सही है, सी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच टाइप ऑफ द ड्रिलिंग मशीन इज मोस्ट सुटेबल टू ड्रिल इन ए वेरी लार्ज एंड हैवी वर्क पीस, हैवी बड़े पीसों में ड्रिल करने के लिए कौन सी मशीन बढ़िया होती है, मददगार होती है, तो कौन सी होती है, रेडियल ड्रिल मशीन ही होती है, रेडियल ड्रिल मशीन पर हम हैवी वर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ द काउंटर सिंक रिविट हेड, तो काउंटर सिंक जो रिविट लगता है उसमें एंगल कितना होता है, जो टेपर टाइप से होता है उसका एंगल कितना, 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, तो उसका कितना डिग्री होता है, 75 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एंगल ऑफ द बेवल्ड हेड ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रू, काउंटर हेड स्क्रू जो होता है उसका जो बेवल्ड है तो कितना उसका एंगल होगा, तो उसका क्या है, अभी पीछे आया ये 75। क्वेश्चन नंबर 18 का ये आंसर हुआ। अब इसके बाद 19 विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन इज बेस्ट सुटेबल टू ड्रिल मल्टीपल होल्स इन ए वर्क पीस इन ए सिंगल सेटिंग, एक सेटिंग में हम अच्छा बढ़िया ड्रिल कैसे हो सकता है, तो कौन सी मशीन यूज होती है, रेडियल, पोर्टेबल, सेंसिटिव, पिलर, तो रेडियल ड्रिल मशीन जो होती है वो आपकी सबसे फिट है उसके लिए, तो इसका आंसर आपका ए हुआ। अगला सेक्शन, कैलकुलेट द कटिंग स्पीड यूज फॉर ड्रिलिंग ए 20 mm डायामीटर होल इन द माइल्ड स्टील वर्क पीस विद RPM ऑफ द 399, कटिंग स्पीड का फार्मूला लगा करके इसमें हमें कटिंग स्पीड के लगा करके होल का साइज के हिसाब से हमें क्या है कटिंग स्पीड निकालनी है। तो आप जानते हैं कटिंग स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है π/1000 मीटर प्रति मिनट होता है, तो इसमें क्या है पाई का मान 22/7 होता है, डाई का मान 20 दे रखा है, 20 दे रखा है इसमें, ठीक है, और एन का मान 399 है, तो इसका ये फार्मूला लगाएंगे π/1000, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25 आएगा, ठीक है, इसका आंसर 25 आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कैलकुलेट द RPM ऑफ ड्रिलिंग ए होल ऑफ डायामीटर 16 mm ऑन कास्ट आयरन विद ए कटिंग स्पीड 30 mm प्रति मिनट, तो इसका RPM निकाल लेंगे, ठीक है, तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे π/1000 मीटर प्रति मिनट वाला फार्मूला लगाएंगे, इसमें रोटेशन पर मिनट निकाल लें, नंबर्स निकाल लें, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और कटिंग स्पीड दे रखी है, तो इसमें आप जो है इसकी क्या है RPM आपको निकाल लें, डायमीटर दिया हुआ है और उसका कटिंग स्पीड दिया है, तो जब किसी फार्मूले में 3 चीज़ होती हैं, 2 चीज़ दे रखी होती है तो आप तीसरी निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का B597 इसका RPM निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द थंब लीवर ऑफ वर्नियर कैलिपर, जहाँ हम थंब से लीवर को पकड़ते हैं तो उसका वर्क क्या होता है, तो क्या होता है वर्क उसका, फॉर एस गेटिंग लिस्ट काउंट, टू टेक इंटरनल मेजरमेंट, टू टेक एक्सटर्नल मेजरमेंट, टू सेट वर्नियर स्लाइड एट एनी
पोजीशन, तो तीसरा क्या आएगा इसमें, डी आएगा। टू सेट बर्नर स्लाइड एट एनी पोजीशन, बर्नर का जो स्लाइड होता है उसको ऊपर नीचे हम कर लेते हैं, उसको हम सेट कर लेते हैं। इस थंब से का ये फ़ायदा होता है। अभी आगे वो आएगा बर्नर कैलिपर में तो आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वाई इज़ द एक्सट्रीम केयर शुड बी द टेकन वाइल हैंडलिंग बर्नर कैलिपर। अच्छा, जब उसको हम यूज करते हैं तो क्या है उसमें, क्या क्या चीज़ सही है उसमें, क्या है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, या प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, या सेमी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें क्या आएगा, चौथे का सी आएगा, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है। बर्नर कैलिपर है ये आपका प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी परिशुद्ध नापने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द लिस्ट काउंट इन द बर्नर कैलिपर इफ 9 mm स्केल डिवीजन 9 आर डिवाइड इन द 10 इक्वल पार्ट इन द बर्नर स्केल। तो आप जानते हैं मैन स्केल के जो के 10 पार्ट, ठीक है, बर्नर स्केल के वो हैं जो 10 पार्ट होते हैं, और मैन स्केल के 9 पार्ट दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें जो इसका जो वेरिएशन निकालते हैं हम कैलकुलेट करके, तो वो कितना आना चाहिए, इसमें ना चाहिए हमारा जो फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो इसको कैलकुलेट करा रहा है, तो कैलकुलेट करके कितना आएगा उसको हमें निकालना हो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट इन ए बर्नर कैलिपर इफ़ 9 मैन स्केल आर डिवाइड इन द 10 इक्वल पार्ट इन द बर्नर स्केल। बर्नर स्केल के 10 भाग हैं और मैन स्केल के 9 भाग हैं, तो कह रहा है ये आपस में बराबर होते हैं, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा। तो आप जानते हैं मैन स्केल 9 और सब डिवीजन 10, तो 9/10। जब इसका एक भाग का मान निकालेंगे तो 1 - 9/10, 10 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 10 - 9/10, जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 - 9/10, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, तो आ जाएगा 1/10, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 10 कम 10 यानी कि 0.1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें कौन सा भाग है, 5 का आंसर आपका सी हो गया, यानी कि 0.1 mm आएगा, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सी, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द बर्नर कैलिपर इन 19 मैन स्केल डिवीजन आर डिवाइड द 20 स्केल। इसको भी हम इस तरह से ही कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आएगा इसमें, ये आपका 0.05 mm, ठीक है। जिसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी इसका कैलकुलेशन निकल के ऐसे ही आएगा। आप इसे कर सकते जैसे मैंने अभी बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रीडिंग शो इन द बर्नर कैलिपर। बर्नर कैलिपर में जो लिस्ट अकाउंट है इसकी बीसमाई को दिखा रखी है, साइज बता रहा है कि साइज इसमें डेमो कर रहा है क्या है साइज। तो ध्यान दें इसमें ये 6 दिखा रखा है, 6 मतलब ये 60 mm है, ये 60 mm ऑलरेडी खुला हुआ है। अब आप 0 देखें, 0 का निशान यहाँ पे है ये। अब हम जो है मैन स्केल आपका ऊपर वाला, ये सब मैन स्केल होते हैं, ऊपर मैन स्केल होते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा है आपका वो क्या है, वो सब डिवीज़न होते हैं। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये ऊपर वाले मैन स्केल के 50 भाग और नीचे वाले ऊपर वाले के 49 भाग, नीचे के 50 भाग के ये बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या ऊपर वाला 6 दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका 60, ठीक है। 60 में ओनली खुला हुआ है। अब नीचे वाले हिस्से पे आ जाइए, नीचे वाले हिस्से में दिखा रहा है ये लाइन को कितने नंबर मिली हुई है, 5 के अलावा 1 2 3 लाइन मिली हुई है। और जो नीचे वाले हिस्से हैं इसके प्रत्येक खाने का मान 20 माइक्रोन होता है, यानी 0.02 होता है। तो हम जो निशान मिलता है लाइन आपस नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन से जिससे मिल रही है, हम क्या करेंगे, हम 0.02 से उतने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ तक ये 5 लाइन है, यहाँ तक 5 है, यहाँ तक 5 है, इस तरह से ये 5 है, ये भी 5 है, तो बीच में ये 5 लाइन है, ठीक है। तो 5 यहाँ तक है, 5 यहाँ तक है, 5 और 5 10, 5 15, 5 20 और 5 तक हुई 25। 25 के बाद ये 1 2 3 लाइन है, तो कितना हो गया, 25 3 28। अब 28 की हम 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 दूनी 56, यानी कि 0.56 आएगा। तो इसका रियल में जो मान है वो कौन सा होना चाहिए, आप देखिए इसमें मान कौन सा आएगा रियल में। देखो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 60.56, ठीक है, 0.65, 6 पॉइंट दे रखा है, 6.56 दे रखा है। तो लास्ट में इसका आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 है ये, तो 7 का आपको दे रखा है इसमें ये डी, ठीक है। तो इसका 60.56 आएगा, ये आंसर इसका डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द बर्नर कैलिपर। बर्नर कैलिपर की रीडिंग इसमें क्या दिखा रखी है, तो इसमें आप देखिए ये आपका यहाँ पे 0 दिखा रखा है, इन्होंने 0 दिखाया हुआ है। तो ये आपका 65 खुला हुआ है, 65 के बाद एक खाना आगे चल रहा है, 66 हो गया ये, ठीक है। और 67 पे पूरा नहीं मिला हुआ है। अब 66 खुला हुआ है, तो नीचे अब जो है आप सब डिवीज़न यहाँ पे नीचे वाले में देखेंगे, ठीक है। 0 5 10 15 20 25 30 35 और ये देख रहे हैं आप 40 वाली लाइन,
जो है ऊपर वाली लाइन से पूरा मिली है। तो ये साइज़ जब 40 पे है तो एक नीचे वाले जो सब डिवीज़न है इनका ये खाने का मान कितना होता है 0.02 होता है। तो 40 की 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 दूनी 80 आएगा साइज़। तो ये साइज़ हो जाएगा 66.80। लेकिन दुख की बात है इसमें ये साइज़ है ही नहीं, 6.68 दिखा रखा है, इसमें आंसर नहीं है। तो इसमें आप कन्फ्यूज ना हो, इस सवाल को आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर रियल में साइज़ क्या हुआ इसका 66.80। अगर ये यहाँ पे दिखा रखा है इसका डी सेक्शन सही है 66.90, तो ये 45 आप देख रहे हैं 45 की लाइन से पूरी मिली होनी चाहिए थी। या ये जो काला दिखाई दे रहा है आपको ये काला वाला हिस्सा आपस में यहाँ 45 से मिला होना चाहिए था। 45 दूनी 90 हो जाता है, यानी कि 66.90 हो जाता है, बट इसमें नहीं है ऐसा। अब ये 66.80 है जो कहीं पर भी नहीं है। तो इसमें आंसर कुंजी में ये सवाल गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट इज़ द यूज ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर काम क्या होता है, बाहरी नाप लेने के लिए होता है। फॉर डेप्थ मेजरमेंट, एंगुलर, फॉर इंटरनल, तो एक्सटर्नल यानी बाहरी नाप लेने के लिए इसका काम होता है। तो इसका आपका आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज़ द मैकेनिज्म यूज्ड इन ए माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर किस मैकेनिज्म यानी किस सिद्धांत पे काम करता है, तो किस पे करता है थ्रेड मैकेनिज्म, क्योंकि उसमें 0.5 की पिच या चूड़ी कटी होती है, वो नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है, तो बोलते हैं थ्रेड मैकेनिज्म या नट बोल्ट के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रैचिट स्टॉप इन ए माइक्रोमीटर। पीछे रैचिट स्टॉप लगा होता है, उसका काम क्या होता है, वो चिरचिर की आवाज़ करता है, वो बताता है कि अब जो है रीडिंग पूरी हो चुकी है, उसका आगे ना कसें। तो कह रहा है इंक्रीज एक्यूरेसी स्ट्रेंथ द स्पेंडल इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर, यानी कि प्रेशर हमको इन देना है, वो एक कंटिन्यू और जो है सही आपने प्रेशर दे दिया, उससे आगे नहीं देना है। तो 11 का हुआ सी सही। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 विच गैप फ्रॉम द स्पेंडल फेस इज ए कंसीडर्ड एज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो जो गैप होता है बीच में स्पेंडल और फेस के बीच में, वो क्या आपको शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 एनविल है, फ्रेम है, बैरल है, क्या है, तो बीच में जो आपका हिस्सा होता है वो एनविल होता है। ठीक है, तो इसका जो है ये एनविल सही है। व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ थिम्बल इज डिवाइड इनटू 50 डिवीजन। अगर थिम्बल 50 डिवीजन में भागों में बटा हुआ है और थ्रेड 0.5 पिच की है, तो ये कैलकुलेशन कैसे होगी कि जो 50 डिवीजन घूम रहा है कितने में घूम रहा है 50 पे। आप जानते हैं माइक्रोमीटर 0.5 की पिच की चूड़ी होती है, आधे चक्कर में वो 0.5 घूमता है, हर 50 भाग घूमता है। तो एक मान में कितना घूमेगा 0.5/50 आएगा, 0.5/50। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे नीचे 50 के, फिर वो नीचे क्या हो जाएगा 0.5 हटाने से 5/500 हो जाएगा। ठीक है, 500 हो जाएगा, फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, तो 100 ही कम 100, इस तरह से वैल्यू जाएगी 0.01 mm, इस तरह से आ जाएगी। तो 13 का जो आंसर है वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा बी, यानी कि 10 माइक्रोन। ठीक है, 0.01 mm ये आपका 10 माइक्रोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर रेंज ऑफ द 0.5। ये क्या है, इसमें क्या दिखा रखी है इसमें रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर रेंज ऑफ द 0 to पॉइंट यानी 25 mm वाले तक की ये रीडिंग क्या है। इसका आंसर क्या आएगा वो हम अभी आपको निकाल के दिखा रहे हैं। ये 0 से 25 माई वाला माइक्रोमीटर है, तो इसको हल करते हैं हम। तो देख रहे हैं आप 0 से लेके 5 खाने, फिर उसके बाद 10, यानी कि 1 सेंटीमीटर खुला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में 1 खाना, 2 खाना, तीसरा खाना पूरा इसमें देख रहे हैं ये तीसरा यानी 13 हो गया। 13 के नीचे आप देख रहे हैं ये 0.5 खुला हुआ है ऑलरेडी। तो आपका कितना हो गया 13.5 और 5 है, तो इसमें देखें 10 के बाद कौन सा नंबर है 1 2 3, तीसरी लाइन मिली हुई है इसकी आपके इस मेन डिवीज़न से, जो आपकी डेटम लाइन है, इससे आपकी आप देख रहे हैं ये थिम्बल डिवीज़न जो है आपका तीसरे नंबर का मिला हुआ है। तो 50 वो हो गए और तीसरा वो 3 वो हो गया। ठीक है, तो ये आपका जुड़ जाएगा 50 10, ये 10 जुड़ जाएगा 50 10 60 और 3 खाने हो रहे हैं 63 हो जाएगा। तो उसकी जो मान हो जाएगा वो कितना जाएगा 13.63 इसकी वैल्यू आएगी 13.63। इसमें जो आपका आंसर है वो आपका बी सेक्शन सही होगा। अगर किसी को डाउट हो तो इसमें आप जो है मुझे कमेंट करके और कुछ पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग किसमें क्या दिखा रखी है। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि वर्नियर डिवीज़न जो होता है, ये लाइन खींची ये सब वर्नियर लाइनें हैं। इसके बाद यहाँ पर ये आपका थिम्बल डिवीज़न है और ये आपका इसमें ये मेन डिवीज़न दिखा रखे हैं। तो आप देखिए इसमें ये आपका कितना खुला हुआ है, ये 15 आपका खुला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है,
15 के बाद खुला हुआ है, तो ये आप देख रहे हैं 20 है। 20 के बाद 1 2, 2 के बाद ये तीसरी लाइन यहाँ पे ये नहीं मिल रही है, ठीक है, तो उससे जो है पहले ही है। तो कितना पहले है, तो साइज़ कितना हो गया 15 दशमलव, ये है 2, तो 2 के बाद 2 और जोड़ेंगे 1 2, तो ये हो जाएगा 15.22। अब इसमें जो बर्नर डिवीज़न है ये जोड़ेंगे, तो इसकी लाइन मिली हुई है 5, क्योंकि हर दो के स्पेस से दे रखी है, 2 4 फिर 6, तो बीच में 5 होगा ना, तो इसलिए साइज़ इसका कितना हो गया 15.225। तो इसमें आंसर कौन सा सही हुआ आपका, इसमें हो गया आपका 15.225, ठीक है, इसमें ए सेक्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 में क्या है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द कंपेयरिंग एंड द डिटरमाइनिंग द वेरिएशन इन द साइज ऑफ कंपेयर्ड। हम साइज को जो कंपेयर करते हैं वो कंपेयर किससे किया जाता है, तो किससे किया जाता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर से। हम कोई चीज़ को पैरेलटी देखते हैं तो उसको आपस में मिला लेते हैं, कितना वेरिएशन आता है वो डायल टेस्ट इंडिकेटर की सुई पे हमको नज़र आ जाता है। तो इसका हो गया हमारा ये डायल टेस्ट इंडिकेटर, 16 का डी आंसर सही है। 17 का चलते हैं। 17 भाट mechanism is used to the convert linear motion of the plunger to rotary motion of the pointer in DTI। जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसमें रोटरी मोशन, आपका जो पॉइंटर चलता है वो आपका किससे रोटेटर होता है, किससे घूमता है। तो 17 नंबर का क्या आएगा इसमें, 17 नंबर आएगा, पहला है इसमें बैक गियर मैकेनिज्म, दूसरा है रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। आप जानते हैं कि रैक और पिनियन के सिद्धांत पे काम कर सकता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर की वीडियो बना रखी मैंने, पीछे से खोल के दिखाया हुआ है, उसमें रैक पिनियन वर्क करते हैं। रैक में होता है एक इसमें सुई सी होती है, उसमें चूड़ी खांचे कटे होते हैं, वो आपका रैक होता है। पिनियन एक छोटा सा गियर होता है जो उसके ऊपर रन करता है, वो रैक पिनियन होता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर में रैक और पिनियन ये वर्क करते हैं, तो आपका बी सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज ए लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर मेक द पॉइंटर रोटेशन। जो आपका लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसका जो नोब है वो आगे से पतला होता है, तो वो जो नोब सतह पर सफ़र करता है तो डायल आपका घूमता है, डायल की जो सुई है वो रोटेशन करती है। तो किस सिद्धांत पे काम कर रहा है 18 का क्वेश्चन आपका, 18 का इसमें क्या आएगा, बैक गियर मैकेनिज्म, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, लीवर एंड स्कोल मैकेनिज्म, वर्म एंड वर्म व्हील, इसमें ये नहीं होता है, तो इसमें होता है केवल आपके क्वेश्चन नंबर इसका सी जो है सही है, सी सही है इसका, लीवर एंड स्कोल मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द टी स्लॉट इन द डायल टेस्ट इंडिकेटर स्टैंड। डायल टेस्ट इंडिकेटर देख रहे हैं स्लॉट कटा हुआ टी टाइप का, इसका वर्क क्या है, ठीक है, वर्क क्या है इसका, तो ये देखते हैं वर्क क्या है। इसमें दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ द यूज टू सेट जीरो हीरो, प्रोविजन ऑफ द रिंग बेजल, प्रोविजन टू इंसर्ट इन द क्लैम्प। तो इसमें क्या है, इसमें इस चीज़ को क्लैम्प करना है, इसका आंसर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, हाउ डज द कंसेंसिटी ऑफ द शाफ्ट कैन बी चेक्ड। किसी शाफ्ट की कंसेंसिटी हम किस प्रकार चेक करते हैं, यूजिंग द सेंटर गेज, यूजिंग द बर्नर कैलिपर, यूजिंग कॉम्बिनेशन सेट, यूजिंग डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर से उसका हम रनआउट चेक करते हैं, कंसेंसिटी चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आपका आता है 21 आ गया। 21 नंबर में, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द होल दैट कैन बी द ड्रिल्ड यूजिंग अप राइट ड्रिलिंग मशीन। तो इसका आंसर क्या आएगा, डायल 20 है, डायल 20 है, 25 है, 32, तो इसका जो आंसर है वो आपका 50 आएगा, इसका आंसर 50 सही है। क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ द ड्रिलिंग मशीन हैव ए टेबल विद स्लाइडिंग मोशन इन द टू डायरेक्शन 90 और ईच अदर। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आएगा आपका सी आएगा, बॉक्स कॉलम टाइप जो पिलर ड्रिल मशीन है इसमें ये प्रयोग में आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डेप्थ स्टॉप इन ए ड्रिलिंग मशीन। ड्रिल मशीन में डेप्थ जो स्टॉप जहाँ तक हमें ड्रिलिंग करना है वो क्या आपको शो करेगा, तो आपका इसमें क्या आएगा, टू ड्रिल बिग होल, टू फ्लश आउट द शिप, टू मेजर द होल द डेप्थ, टू कंट्रोल द डाउन बार्ड मूवमेंट ऑफ द ड्रिल। तो मूवमेंट ऑफ द ड्रिल आएगा 23 में, इसका डी सेक्शन आएगा, टू कंट्रोल द डाउन एंड बार्ड मूवमेंट ऑफ ड्रिल, ठीक है, तो इसका आपका ड्रिल सेक्शन का ये आपका डी सेक्शन आ गया सही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज्ड टू बेवल माउथ ऑफ ए ड्रिल होल। तो ये इसमें कौन सा ऑपरेशन है, रिमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग। तो इसका डी आएगा, ये आपका काउंटर सिंकिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द काउंटर सिंक विद द पायलट। पायलट ड्रिल से हम जो ड्रिल से जो होल करते हैं, ये काउंटर लगाते हैं, उसका जो है उद्देश्य क्या होता है, फॉर रफ वर्क, लाइट वर्क, मीडियम साइज होल्स टू अलाइंग विद ड्रिल होल। इसका आएगा डी सेक्शन सही है।
व्हाट विल हैपन इफ रिमर इज रिमूविंग आउट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाइल रिमिंग। अगर हम रिमर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे फिनिशिंग तो वो क्या प्रभाव डालेगा, गुड सरफेस होगा, गुड डायमेंशन होगा, रफ सरफेस होगा, स्क्रैचिंग सरफेस होगा। फिनिशिंग वाले होल में जब हम रिमर घुमाएंगे तो वो उसमें स्क्रैच डाल देगा, तो इसका आंसर जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हाट इज़ द वेवलिंग एंगल फॉर द होल टू बी द थ्रेड। यानी होल को जो होल है थ्रेडिंग कटिंग करते हैं तो उसमें वो कितना एंगल होना चाहिए, यानी कि वो वेवलिंग के लिए 120 होना चाहिए। इसका बी सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, व्हाट इज द इफेक्ट व्हाइल मेजरिंग इफ़ रैचिट स्टॉपिंग इज नॉट प्रोवाइड ऑन माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो है क्या बोलता है, अगर हम दबाते जाएंगे के नाम इस रैचिट को तो वो क्या करेगा, इसका मतलब हम रीडिंग गलत ले रहे हैं, तो इसमें इनकरेक्ट रीडिंग आएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। एक्स वाले पार्ट का नाम क्या है, इन्होंने दिखा रखा है एक्स पार्ट। एक्स पार्ट देखिए, आप देख रहे हैं एक्स सेक्शन क्या दिखा रखा है, ये आपका हेड स्टोक से टेल स्टोक के बीच की दूरी दिखा रखी है, ये आपका बेड की पूरी लंबाई दिखा रखी है। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर होगा, लीड स्क्रू, लेंथ ऑफ द बेड, मैक्सिमम डायमीटर, तो इसमें आंसर इसका आएगा लेंथ ऑफ बेड, तो इसका बी सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। एक्स वाले भाग को क्या दिखा रहा है ये, अब देखिए एक्स वाला पार्ट दिखा रहा है इसमें नीचे वाला ये, तो इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है, इसका है लीड स्क्रू, लेंथ ऑफ बेड, मैक्सिमम डायमीटर, लेंथ बिटवीन द सेंटर। अब ये सेंटर और सेंटर जो है डिस्टेंस है, यानी टेलीस्कोप के बीच की दूरी और हेड स्टोक के सेंटर के बीच की दूरी दिखा रखा है, तो इसे बोलते हैं हम लेंथ बिटवीन सेंटर्स, तो इसका आंसर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। एक्स वाला भाग क्या दिखा रहा है इसमें, ये दिखा, इसमें लीवर लगे हुए हैं, इधर वाला हिस्सा ये एपन भी कहलाता है आपको, जहाँ जिधर आप खड़े होते हैं इसको एपन भी बोलते हैं। तो 13 का क्या देखते हैं, इसमें फीड शाफ्ट है, लीड स्क्रू है, फीड शाफ्ट लीवर है, ये सब फीड शाफ्ट लीवर है। ये जब हम ऊपर नीचे उठाते हैं तो हमारा जो है लीड स्क्रू जो हमारा नीचे वाला हिस्से में आप देख रहे हैं 2 लगे हैं, लीड स्क्रू लगा, एक फीड राड लगी है, तो इससे फीड राड ये चलती है, तो इससे ये जो है आंसर है इसका फीड, इसका आंसर है फीड शाफ्ट लीवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। एक्स वाले पार्ट का नाम क्या है, ये किसका नाम है, फीड शाफ्ट है, लीड स्क्रू है, फीड शाफ्ट है, लीवर, ये लिखा है लीड स्क्रू लीवर, ये लीड स्क्रू वाला ये लीवर है, इसमें जब हम इसे उठाते हैं तो लीवर जो है ये लीड स्क्रू लीवर दिखा रखा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका लीड स्क्रू लीवर, यानी कि इसका आंसर डी वाला सही है, क्योंकि इसमें जो है हम जब उठाते हैं इसको तो लीड स्क्रू चलता है, जिससे हम फिर थ्रेडिंग काटना शुरू करते हैं, थर्ड थ्रेडिंग बनना शुरू हो जाती है आपके जॉब के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच गियर यूनिट द फीट चार्ट इज फिक्सड ऑन द कास्टिंग। फिक्स स्टार्ट गियर, चेंज गियर, टम्बलर गियर, क्विक चेंज गियर बॉक्स, तो इसका जो है वो डी है, क्विक चेंज गियर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, आप देख रहे हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गियर एक्स। जो एक्स वाला जो गियर है वो उसको क्या मार्क कर रहा है, क्या मार्क कर रहा है, तो देखते हैं उसमें स्टार्ट गियर है, स्पिंडल गियर है, थंबल गियर यूनिट है, क्विक चेंज गियर बॉक्स है, तो कौन सा गियर है ये स्पिंडल गियर है, यानी कि जहाँ पे चक लगा हुआ है उसके पीछे साइड में ये गियर लगा हुआ है, ये आपके स्पिंडल से जुड़ा होता है, और जो नीचे वाले गियर होते हैं सारे गियर आप देख रहे हैं, इन सभी गियरों से को ये गति प्रदान करता है। जैसे सबसे ऊपर वाला जो गियर है आपका, ये आपका गियर जो है कैसे क्या कहलाएगा, ये आपका स्पिंडल गियर कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सेक्शन हुआ बी वाला सही, स्पिंडल गियर कहलाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच द एंड कटिंग एज एंगल ऑफ द लेथ टूल। लेथ कटिंग में जो लेथ कटिंग टूल है उसमें एज एंगल ऑफ द लेथ टूल्स का, उसमें एज एंगल क्या होता है, किनारे वाला जो कटिंग एंगल होता है वो कितना होता है, क्या होता है, तो उसमें आता है 30 डिग्री लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द नोज ऑफ एज एंगल ऑफ द लेथ टूल। जो एज एंगल ऑफ द लेथ टूल है उसका एंगल कितना है, कितना होगा उसका आएगा आपका 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 90 डिग्री। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। एक्स वाले पार्ट का नाम क्या है, ये टूल पोस्ट दिखा रखा है, ये ऊपर वाली स्लाइड है, ये कंपाउंड स्लाइड का हिस्सा है ऊपर वाला, तो आपका ये कौन कौन से सेक्शन दिखा रखा है इसमें, टूल पोस्ट है, टॉप स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड है, स्विvel बेस है, तो ये क्या है आपकी, ये टॉप स्लाइड्स है। ठीक है, ये जो है आपका एक्स वाला जो भाग दिखा रखा है ये आपका टॉप स्लाइड में आता है। ठीक है, तो इसका बी सेक्शन सही है, नो का बी सेक्शन सही है। इसके बाद है अगला 10, व्हाट इज़ द पार्ट एक्स। एक्स वाला जो पार्ट है तो क्या दिखा रखा है इसमें, हेड स्ट्रोक है कि टेल स्ट्रोक है, क्या है, हेड स्ट्रोक, लीड स्क्रू, टेल स्ट्रोक, क्रॉस स्लाइड, तो इसी सीधे हेड स्ट्रोक के ऊपर निशान लगा हुआ था, ये हेड स्ट्रोक है। क्वेश्चन नंबर 11,
विच गियर इज फिटेड टू द मेन स्पेंडल एंड द आउटसाइड द हेड स्टॉक कास्टिंग। तो इसमें जो है आपके स्पेंडल वाले में कौन सा गियर इसमें लगा होता है, तो क्या है वो पहले जो गियर लगा था वो स्पेंडल गियर कहलाता है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12। What is the name of the gear unit of the lathe which consists of their gears each having some number of the teeth। कुछ गियर जो होते हैं वो नंबर से लगाए जाते हैं, 60 का 120 का, इस तरह गियरों को डिवाइडेशन में रखा जाता है। तो इसमें स्पेंडल गियर है कि फिक्स्ड स्टड गियर है, चेंज गियर है कि टम्बलर गियर यूनिट है। ये टम्बलर गियर यूनिट होती है उससे हम जो है लीड स्क्रू की गति को आगे पीछे यानी कि फॉरवर्ड रिवर्स कर लेते हैं। तो इसका डी सेक्शन सही है बारे का। क्वेश्चन नंबर 13। विच गियर यूनिट इन ए लैथ इज आल्सो कॉल्ड एज ए रिवर्सिंग गियर यूनिट। रिवर्सिंग गियर जो यूनिट होता है उसमें हमारा क्या लागू होता है, स्पेंडल गियर होता है, फिक्स स्टड गियर होता है, चेंज होता है, टम्बलर गियर होता है। तो क्या होता है इसमें टम्बलर गियर यूनिट जो होती है वो आपकी फॉरवर्ड रिवर्स जो है गति को करती है। क्वेश्चन नंबर 14। विच गियर गेट्स द ड्राइव फ्रॉम द लेफ्ट मैन स्पेंडल गियर थ्रू द टम्बलर गियर। इन टम्बलर गियर्स और जो आपका जो ड्राइव स्पेंडल वाला गियर होता है वो आपके किन गियर्स को क्या नाम है गति प्रदान करता है। स्पेंडल गियर को देता है, फिक्स स्टड गियर को देता है, चेन गियर यूनिट को देता है कि फिक्स नंबर टम्बलर गियर यूनिट को देता है। तो क्या होता है स्पेंडल के नीचे आपके टम्बलर गियर यूनिट होती है, उसमें फिक्स स्टड वाले गियर लगे होते हैं। तो वो जो गति प्रदान करता है वो फिक्स स्टड गियर को गति प्रदान करता है, और टम्बलर गियर जो होता है वो ऊपर नीचे हम करने पर गति को फॉरवर्ड और रिवर्स कर देता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15। What set of gear in available in lathe for the purpose of the feed changing as an additional unit। What set of the gear in available in a lathe for the purpose of the feed changing as an the additional unit। एडिशनल यूनिट के लिए हम चेंजेबल जो आपके गियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे स्पेंडल गियर है, फिक्स स्टड गियर है, चेंज गियर यूनिट। तो हमारे पास क्या होता है चेंज गियर यूनिट होती है। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16। Which unit of the feed mechanism of a lathe provide different feed rates can be given to the tool। टूल के लिए जो है डिफरेंट टाइप की हमें गति दे सकते हैं वो किस प्रकार से दी जा सकती हैं। तो इसमें क्या है एप्रन मैकेनिज्म है, चेंज गियर यूनिट है, टम्बलर गियर यूनिट है, क्विक चेंज गियर बॉक्स। क्विक चेंज गियर बॉक्स का इस्तेमाल करके हम उसको मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। एक्स वाले भाग को इसमें क्या दिखा रखा है इन्होंने, ये बेड से लेकर के और सेंटर हेड को ऊपर हिस्से को दिखा रखा है इसमें, या ये आपका स्विंग ये जो आपका जो जॉब घूमता है इसकी वो कितनी ऊंचाई तक जो है बेड के ऊपर घूम रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आएगा इसमें देखते हैं। लीड स्क्रू, लेंथ ऑफ द बेड, लेंथ बिटवीन सेंटर। ये लेंथ बिटवीन सेंटर एक्स वाला हिस्सा दिखा रखा है, ऊपर एरो दिखा रखा है लेकिन बीच में एक्स वाला हिस्सा दिखा रखा है। टेल स्टॉक और आपके हेड स्टॉक के बीच की दूरी को शो कर रहा है। तो आपका इसमें क्या हुआ ये व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। एक्स में एक्स वाले भाग को क्या दिखा रखा है, ये नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं कंपाउंड स्लाइड के नीचे वाला हिस्सा है, तो इसको क्या शो कर रहा है एक्स वाला भाग। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या भाग शो कर रहा है। टूल पोस्ट है, टॉप स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड है, स्विवल बेसिस है। तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो आप देख रहे हैं इसमें ये कौन सा है, ये स्विवल बेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा स्विवल बेस है, इसमें आपके डिग्री के निशान नीचे वाले हिस्से में कटे होते हैं। दिस टाइप ऑफ लेथ इज मोर सुटेबल फॉर द मास प्रोडक्शन। अधिक उत्पादन करना होता है तो कौन सी मशीन हमारे लिए सही है। बेंच लेते हैं, सेंटर लेते हैं, स्पीड लेते हैं, कैप्सन एंड टाइट लेते हैं। कैप्सन एंड टाइट लेथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे टूल्स लगा सकते हैं और बहुत सारे टूल्स लगा के कई सारे ऑपरेशन एक साथ हम कर सकते हैं। इसमें कई टूल लगाने की व्यवस्था होती है, जैसे टर्निंग है, फेसिंग है, थ्रेडिंग काटना है, ग्रुप काटना है। इसमें इस तरह के टूल लगा लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसका सेक्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2। विच मशीन टूल रिमूव द मेटल फ्रॉम द ए रिवॉल्विंग वर्क पीस विद ए स्टेशनरी कटिंग टूल। तो इसमें आएगा लेथ, सेपर, मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन। तो इसमें कौन सा आएगा, ये सेपर मशीन। दूसरे का ये आएगा जो आपका है क्वेश्चन नंबर 2। विच मशीन टूल रिमूव द मेटल फ्रॉम ए रिवॉल्विंग वर्क पीस। अगर वर्क पीस घूम रहा है तो कौन सी लेथ मशीन यूज होगी, इसमें होगी लेथ मशीन। लेथ मशीन में जॉब हमेशा घूमता है, सेपर में जॉब स्थिर रहता है और टूल लगातार चलता है। मिलिंग मशीन में जॉब स्थिर रहता है और कटर रनिंग करता है। ग्राइंडिंग मशीन का जो व्हील है घूमता है और टूल हम ग्राइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का विच पार्ट ऑफ द लेथ टू होल्ड कटिंग टूल्स, ड्रिल, रीमर, ड्रिल चक प्रोवाइड विद द टेपर सैंक। कैरिज है, हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, लेथ चक है। तो इसमें क्या आएगा,
आपका आएगा टेलस्टोक, इसमें टेलस्टोक आएगा जिसमें ड्रिल चक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ड्रिल रिमर लगा सकते हैं, तो टेलस्टोक में सब चीज़ हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है इसमें 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स, एक्स वाले पार्ट का नाम क्या दिखा रखा है इसमें, टेलस्टोक है, लीड स्क्रू है, क्रॉस स्लाइड है, कंपाउंड स्लाइड है, तो इसमें क्या दिखा रखा है, ये आपका आएगा सीधे पीछे वाला हिस्सा टेलस्टोक है, ये वाला ये हिस्सा टेलस्टोक है और ये हिस्सा इसमें पीछे वाला हेड स्टोक है। टेलस्टोक को हम क्या है छोटा हेड स्टोक भी बोलते हैं, जबकि ये हेड स्टोक होता है, लेकिन इसको छोटा जो है टेलस्टोक बोलते हैं, छोटा हेड स्टोक बोलते हैं टेलस्टोक को, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे हमारे काम संपन्न हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 5 में व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ए स्टडी रेस्ट इन ए लैथ मशीन में स्टडी रेस्ट का काम क्या होता है, टू सपोर्ट ए लॉन्ग जॉब और टू सपोर्ट ए शॉर्टर जॉब, तो क्या है लंबे जॉबों को सहारा देने के लिए स्टडी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ए सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर अपना छठा, क्वेश्चन नंबर 6 है विच टूल एंगल ऑफ द लेथ आर ग्राउंड ऑन टूल कंट्रोल द ज्योमेट्रिक ऑफ चिप ऑफ फॉर्मेशन, तो इसका आएगा क्लियरेंस एंगल, एंड कटिंग एंगल, टॉप ऑफ बैक रैक एंगल, तो इसमें जो टॉप बैक रैक एंगल है इसमें ये यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 विच टूल एंगल इज ग्राउंड ऑन पार्टिंग एंड द अंडर कट टूल बोथ साइड यानी दोनों साइड में जो टूल हम ग्राइंड कर रहे हैं वो, तो उसमें क्या है क्यों दे रहे हैं हम कि रैक एंगल देना है, क्लियरेंस एंगल देना है, कि साइड रिलीफ एंगल देना है, कि जो तो टूल के लिए हमें साइड रिलीफ एंगल देना होगा, इसका सी सेक्शन से 7 का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द लेथ प्रोवाइड साइड वे अप ऑन विच ऑपरेटिंग यूनिट कैन बी द मूव्ड, तो इसमें आएगा कैरिज है, लेथ बेड है, टेलस्टोक है, क्रॉस है, तो इसमें आएगा इसका लेथ बेड आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 विच पार्ट ऑफ लेथ प्रोवाइड मीन्स ऑफ द सपोर्टिंग द टूल रेस्ट विच होल्ड द कटिंग टूल को सपोर्ट करने वाला क्या है, टॉप स्लाइड है, हेड स्टोक है, क्रॉस स्लाइड है, कंपाउंड स्लाइड है, तो कौन चीज़ को होल्ड करती है, टॉप स्लाइड जो होती है वहाँ पे हमारा टूल पोस्ट लगा होता है, वहीं पे हम अपने टूल को होल्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में विच पार्ट ऑफ द कॉनपुली हेड स्टॉक इज़ द इंगेज फॉर रिड्यूसिंग द स्पिंडल स्पीड, जो स्पीड को हम कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, कैरिज से, टेलस्टोक से, क्रॉस स्लाइड से, बैक गियर यूनिट से इसका कर सकते हैं हम, इसमें बैक यूनिट लगा होता है उससे हम इसे कर सकते हैं, जबकि हेड स्टॉक वाली में गियर टाइप वाली मशीन में ये व्यवस्था नहीं होती है, केवल ये आपके कॉनपुली टाइप में ही बैक गियर यूनिट की व्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 11 विच वे द कैरिज स्लाइड इन ए लेथ, जो उसमें आपका कैरिज में स्लाइड में क्या होता है, विच वे द कैरिज स्लाइड इन लेथ, यानी कैरिज किस पे स्लाइड करता है, तो किस पे स्लाइड करता है कैरिज, लेथ बेड पे स्लाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 12 विच पार्ट ऑफ द लेथ ऑफ कंटेन द मैकेनिज्म फॉर मूविंग एंड द कंट्रोलिंग द कैरिज, द एप्रन, टॉप स्लाइड, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, जो एप्रन वाला हिस्सा होता है वो उसको कंट्रोल करता है, सान वाला हिस्सा जो होता है जहाँ हम खड़े होते हैं वो एप्रन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 विच मैकेनिज्म इज़ द मोमेंट ऑफ द कैरिज फॉर स्क्रू कटिंग इज एक्यूड, हाफ नट मैकेनिज्म, बैक गियर यूनिट और टम्बलर गियर, स्पिंडल गियर मैकेनिज्म, तो इसमें क्या है हाफ नट मैकेनिज्म जो होता है वो इसमें प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए सेक्शन सही है।